गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है और आईसी डीएनए। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि बैक्टीरियल डीएनए सर्कुलर होता है। अब उस सर्कुलर डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन है जिसको बोलते हैं ओराई सी। ये स्पेसिफिक रीजन डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन की शुरुआत इसी रीजन से होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये अगर हम बैक्टीरियल डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। इसके अंदर स्पेसिफिक साइट है, ये स्पेसिफिक साइट है जिसको बोलते हैं ओराइसी। ये इम्पॉर्टेंट साइट है। इसी साइट से बेसिकली ये साइट से ही रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी। ये 245 बेस पेयर स्पेनिंग साइट है। 245 बेस पेयर ओराई रीजन होता है, ओराई रीजन का 245 बेस पेयर का। ये दरअसल बैक्टीरिया के केस में सिंगल ओराई होगा। सिंगल यूकैरियोट्स के अंदर मोर देन वन होगा। सिंगल ओराई रीजन है बैक्टीरिया के अंदर। अब देखिए ओराई के अंदर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड है, जैसे 13 मर 9 मर, ये सारे साइट्स हैं जो रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। ये कैसे मदद करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। इस ओराई रीजन के अंदर, इस ओराई रीजन को अगर इनलार्ज व्यू में देखें, अगर इसको इनलार्ज में देखें इस ओराई को, तो इसके अंदर कुछ साइट हैं इंपॉर्टेंट। इसके अंदर दो साइट है, 9 मर एंड 13 मर। 9 मर और 13 मर इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर 9 बेस पेयर का पैचेज है, फिर 13 बेस पेयर का पैचेज है, 9 बेस पेयर का पैचेज 4 है और 13 का 3 है। उसको हम लोग देखते हैं। ओराई का अगर डिटेल देखेंगे कि ओराई के अंदर, ओराई सी के अंदर कौन कौन सा रीजन है, तो अगर रीजन इन ओराई सी अगर बात करें तो हम लोग इसमें देखते हैं कि 9 मर रीजन है। पहले 13 मर लेफ्ट में देखिए LM 5 प्राइम लिखते हैं इधर, LMR। ये रीजन दरअसल ये 13 मर रीजन है। 13 मर रीजन है। इसको हम लोग देखते हैं कि 13 मर बोलते किसको है। उसके बाद इसके आगे R1 है। इसके बाद इसमें एक स्पेसिफिक साइट है IHF के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा टाउ 2 है, फिर टाउ 1 है, फिर I1 है, फिर I2 है, फिर R2 है, फिर यहाँ फिश है, उसके बाद R3 है, उसके बाद I3 है और फिर R4 है। ये रीजन एक्चुअली, ये सारा का सारा रीजन ये ओराइक में है। ये 245 बेस पेयर के अंदर ये 245 बेस पेयर स्पैनिंग जो रीजन अभी बोल रहे थे, उसके अंदर इतना सारा रीजन, इतना सारा पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड का पैचेज, जो स्पेसिफिक फंक्शन, रेप्लिकेशन के स्पेसिफिक फंक्शन में ये मदद करता है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं LMR लेफ्ट साइड में, ये 13 मर रीजन है। ये R1, R2 और R4, ये बेसिकली ये सारा का सारा रीजन यहाँ से लेके और यहाँ तक का रीजन ये एक्चुअली 9 मर रीजन है। 9 मर रीजन है। अब देखिए इसमें स्ट्रांगली इस 9 मर स्पेसिफिकली 9 मर का क्या फंक्शन है ओराई के अंदर। 9 मर से इस रीजन से एक इनिशिएटर प्रोटीन जिसको बोलते हैं डीएनए ए प्रोटीन, जिसका डिटेल अभी बात करेंगे, वो बेसिकली 9 मर रीजन से आके बाइंड करता है
और 9 रीजन से बाइंड करने के बाद 13 रीजन के तरफ LMR जो रीजन है यहाँ से DNA का हेलिक्स खुलेगा, बबलिंग होगा। ये दरअसल इसीलिए R1, R2, यहाँ स्टार जो दिया हुआ है R1, R2 और R4, ये स्पेसिफिकली DNA A स्ट्रांगली इस रीजन से बाइंड करता है। ये याद रखना चाहिए कि R1, R2 और R4 स्ट्रांगली बाइंड करता है DNA A प्रोटीन, इनिशिएटर प्रोटीन है, रेप्लिकेशन का सबसे पहला प्रोटीन है, वो दरअसल इससे R1 से, R2 से और R4 से स्ट्रांगली बाइंड करता है। अब देखिए ये जो बाकी रीजन है जैसे टाउ है, टाउ 2, टाउ 1, I1, I2, R3, I3, इससे भी बाइंड करता है DNA A, लेकिन स्ट्रांगली बाइंड नहीं करता, इसलिए याद रखना चाहिए। अब इस सारे रीजन के बीच में कुछ साइट पाए जाते हैं, जैसे GATC साइट है, GATC साइट इसके बीच में इसी ओराई रीजन में, इस रीजन 245 बेस पेयर का जो ये सीक्वेंस है, इसके बीच में बहुत सारा GATC सीक्वेंस, इसको GATC सीक्वेंस बोलते हैं। ये सीक्वेंस बेसिकली इसमें डिस्पर्स्ड है। ये सीक्वेंस का स्पेसिफिक रोल है रेप्लिकेशन के अंदर स्ट्रैंड डिफरेंशिएशन के लिए। इसके ए साइड पे मिथाइलेशन होता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इतना सारा बात पता होना चाहिए कि ये रीजन को 13 रीजन बोलते हैं, LMR 13 रीजन है, ये सारा रीजन 9 रीजन है। 9 में स्पेसिफिकली 9 को अगर डिफाइन करें तो R1, R2 और R4 बोलेंगे, क्योंकि 9 रीजन से DNA A प्रोटीन स्ट्रांगली बाइंड करता है, जो इनिशिएटर प्रोटीन है। अब ये सारा ये जो IHF है, IHF का क्या मतलब हुआ? इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर, इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर, होस्ट फैक्टर, इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर। ये फिश है यहाँ, फिश का मतलब क्या होता है? फैक्टर फॉर इन्वर्जन स्टिमुलेशन। ये दोनों जो IHF है और फिश है, ये दरअसल इंपॉर्टेंट इस रीजन से ये इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर आके बाइंड करता है, इस रीजन से फैक्टर फॉर इन्वर्सन स्टिमुलेशन बाइंड करता है। ये दोनों बेसिकली DNA के अंदर सुपर कॉइलिंग कॉज कराता है, ये दोनों सुपर कॉइलिंग कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इन केस ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन ये दरअसल एक और काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है रेप्लिकेशन के रेगुलेशन में भी ये काम करता है। ये याद रखना चाहिए कि IHF बेसिकली क्या करता है कि ये DNA A प्रोटीन, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, DNA A प्रोटीन को बाइंड करने में इन्हांस कराता है। मतलब IHF इन्हांस द बाइंडिंग ऑफ DNA A प्रोटीन, जो इनिशिएटर प्रोटीन है, DNA A प्रोटीन टू द 9 साइट। ये याद रखना पड़ेगा कि ये बेसिकली ये IHF रेगुलेशन के रिस्पेक्ट से अगर बात करें IHF का बेसिक काम क्या है कि DNA सुपर कॉइलिंग में मदद करता है। फिश का बेसिक काम क्या है? सुपर कॉइलिंग में मदद करता है। लेकिन यहाँ पे रेप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो IHF दरअसल यहाँ पे IHF DNA A प्रोटीन, जो आगे हम लोग देखेंगे इनिशिएटर प्रोटीन है, जो 9 से स्पेसिफिकली 9 रीजन से आके बाइंड करता है, उसको बाइंड कराने में मदद करता है ये, ठीक है। उसके अपोजिट फिश फैक्टर फॉर इन्वर्सन स्टिमुलेशन बेसिकली ये रेस्ट्रिक्ट करता है बाइंडिंग ऑफ DNA A टू द स्पेसिफिक साइट। मतलब ये जो DNA A बॉक्स है, 9 को DNA A बॉक्स भी बोलते हैं। 9 रीजन को अगर हम बोलें तो इसको DNA A बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इस रीजन से DNA A प्रोटीन आके बाइंड हो रहा है, इसलिए इस बॉक्स को बोलते हैं DNA A बॉक्स। इस बॉक्स DNA A बॉक्स से
डीएनए ए प्रोटीन बाइंड करे, इसके लिए ये प्रमोट करता है, ये प्रमोटर है IHF, लेकिन ये जो फिश है ये रिप्रेसर है, याद रखना चाहिए ये रिप्रेसर है। मतलब दो बात इंपॉर्टेंट है कि IHF दरअसल सुपर कॉइलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ रेप्लिकेशन रेगुलेशन में ये मदद करता है, ये इन्हांस कराता है बाइंडिंग ऑफ डीएनए, ये रिप्रेस कराता है बाइंडिंग ऑफ डीएनए ए प्रोटीन। तो ये बात याद रखना चाहिए। दूसरा, ये 13-mer रीजन जो है ये स्पेसिफिकली इसमें कंजर्व न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है 13 न्यूक्लियोटाइड का, इसीलिए इस रीजन को 13-mer बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं GATC TN TN TTN उसके बाद TT। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये एक्चुअली 13 बेस पेयर का है, 13 बेस पेयर का है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 13-mer, इसीलिए इसको बोलते हैं 13-mer। ये जो 9-mer है, ये 9-mer बेसिकली 9 बेस पेयर का होता है। इसमें एक कंजर्व न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, जैसे TAT CANA, ये सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सीक्वेंस है, कंजर्व सीक्वेंस है, इसलिए इसको 9-mer बोलते हैं। और ये दरअसल 9-mer, यहाँ N का क्या मतलब हुआ कि आइदर कोई भी 4 में से A हो सकता है, C हो सकता है, G हो सकता है, T हो सकता है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ हो सकता है स्पेसिफिकली। अब देखिए ये एक्चुअली देखिए ये 80 रिच है, इस रीजन LMR 13-mer क्या है, ये 80 रिच रीजन है, 80 रिच रीजन है। ठीक है, तो ये दो बात जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि 13-mer और 9-mer इंपॉर्टेंट रीजन है और आई के अंदर। 9-mer से इनिशिएटर प्रोटीन डीएनए ए प्रोटीन आके, सबसे पहला प्रोटीन आके इस रीजन से बाइंड करेगा। इस 13 रीजन, चूंकि 13 रीजन 80 रिच है, तो यहाँ से हेलिक्स खुलता है। बाकी ये IHF सुपर कॉइलिंग में भी मदद करता है, साथ ही साथ रेगुलेशन में भी मदद करता है। बहुत सारा रेगुलेटर प्रोटीन है, जैसे एक और प्रोटीन है CNU, ये रेप्लिकेशन रेगुलेटर प्रोटीन है। रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन, बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन रेगुलेशन प्रोटीन है। ये रेगुलेशन प्रोटीन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। इसको क्या बोलते हैं, CNA का मतलब हुआ ओराई सी, यहाँ नीचे लिखते हैं, दिखेगा नहीं, यहाँ बोलते हैं ओराई सी। ये जो O से मतलब हुआ, OR से मतलब हुआ ओराई सी न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड। ये CNU को क्या बोलते हैं, CNU को बोलते हैं ओराई सी न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। ये CNU प्रोटीन है। ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक्चुअली रिप्रेसर है। ये क्या करता है कि डीएनए ए बॉक्स को ये भी नेगेटिवली रेगुलेट करता है, डीएनए ए को डीएनए ए बॉक्स से बाइंड नहीं होने देता है। ठीक है, ये कैसे, क्योंकि 9-mer रीजन के अंदर, 9-mer ये याद रखना पड़ेगा, 9-mer रीजन के अंदर, यहां से मिटाते हैं, 9-mer रीजन के अंदर एक 27 बेस पेयर का एक सीक्वेंस है जिसको बोलते हैं CNB सीक्वेंस। ठीक है, ये याद रखिए, CNB सीक्वेंस है। और ये जो CNU है ये स्मॉल प्रोटीन है, 71 अमाइनो एसिड का प्रोटीन है, 71 अमाइनो एसिड प्रोटीन है। ये एक्चुअली 9-mer का ओवरलैपिंग रीजन में पाया जाता है, मतलब कि जहां 9-mer है वहीं CNB सीक्वेंस भी है 27 बेस पेयर का। अब क्या है कि ये जैसे CNB आके इस रीजन के साथ, ये CNU जैसे CNB पे आके बाइंड कर जाएगा, मतलब क्या होगा कि ये डीएनए ए प्रोटीन जो 9-mer से बाइंड करता उसको ये ब्लॉक कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है, इसलिए ये नेगेटिव रेगुलेटर है। उसी तरह से आगे आपको
आगे अब हम लोग देखेंगे इस रीजन के अंदर ये 13 LMR रीजन जो है 13 रीजन, यहाँ पे आके एक और इम्पॉर्टेंट रेप्लिकेशन रेगुलेटर प्रोटीन है जिसको बोलते हैं ARGP। ARGP ये याद रखना चाहिए, ARGP है जिसको ICIA प्रोटीन भी बोलते हैं। ARGP और ICIA प्रोटीन ये भी रेगुलेटर है। ये क्या है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलेटर है, रेप्लिकेशन रेगुलेटर है। ये क्या करता है कि इस रीजन के अंदर, ये 13 रीजन के अंदर ये जैसे बाइंड कर जाएगा 10 to 20 के नंबर में, ये जैसे इस रीजन के अंदर बाइंड करता है, ये 13 को हेलिक्स खोलने नहीं देता। यहाँ से क्या काम होगा अभी हम लोग देखेंगे। 80 रिच रीजन के अंदर डीएनए का हेलिक्स खुलता है, लेकिन ये दरअसल ये रेगुलेटर है जो ARGP है, ICIA प्रोटीन जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है कि यहाँ से हेलिक्स को खुलने नहीं देता। जबकि क्या होना है, इसको ओपन होना है ताकि जो बाकी जो रेप्लिकेशन के लिए जितना प्रोटीन है वो आके लोड होगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद जो प्रोटीन लोड होता है वो हेलिकेज है, डीएनए बी है, हेक्सामेरिक प्रोटीन है हेलिक्स को ओपन होने के लिए, तो वो सारा एक्चुअली ब्लॉक हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि दरअसल डीएनए ए प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए ए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है और डीएनए ए सबसे पहला प्रोटीन है, उस इनिशिएटर प्रोटीन इसको बोलते हैं। और इस प्रोटीन से क्वेश्चन CSIR नेट के अंदर बहुत बार आता है। जैसे देखिए उससे क्या आता है उसको हम लोग डिटेल में अभी देखते हैं। जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहला प्रोटीन है हमारा एक प्रोटीन, इनिशिएटर प्रोटीन है जिसको बोलते हैं डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन ये क्या है, इनिशिएटर प्रोटीन है, इनिशिएटर प्रोटीन। ये इनिशिएटर प्रोटीन से जो क्वेश्चन होता है ये आता है कि इट बिलोंग्स टू AAA+ एटीपेज सुपर फैमिली। अब देखिए AAA एटीपेज का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एटीपेज एसोसिएटेड विथ डाइवर्स सेलुलर एक्टिविटी। ठीक है, ये एक्चुअली डीएनए ए से ये स्टेटमेंट में CSIR में रहता है कि ये किस तरह का है। ये ऑप्शन में रहेगा कि AAA+ एटीपेज है, तो इसका मतलब है कि एटीपेज प्रोटीन है, एटीपेज एसोसिएटेड विद डाइवर्स सेलुलर एक्टिविटी। ये इसके पास इट हैज़ 4 डोमेन, ये इंपॉर्टेंट बात है, इट हैज़ 4 डोमेन। देखिए इसके पास 4 डोमेन है और चारों डोमेन का स्पेसिफिक अपना एक फंक्शन है। जैसे 4 डोमेन की बात करें तो इसमें देखिए ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि ये देखिए ये डोमेन 1 अगर ऐसे बोल रहे हैं ये 2 है, ये अगर बोल रहे हैं तो ये 3 है और ये 4 है। ये 4 डोमेन है। ये क्या है हमारा, ये डीएनए ए प्रोटीन है, डीएनए ए प्रोटीन। कभी भी ऐसे डीएनए ए मत लिखिएगा, डीएनए ए ऐसे गलत है। ये प्रोटीन को ये कैपिटल लिखते हैं, ये दोनों लेटर स्मॉल लिखते हैं, फिर कैपिटल लिखते हैं। ये प्रोटीन को लिखने का तरीका है, ठीक है। ये एक्चुअली डीएनए ए है। अब ये डीएनए प्रोटीन का 4 डोमेन है। ये डोमेन नंबर 1 है, डोमेन 1 है, ये डोमेन 2 है, ये डोमेन 2 है, ये डोमेन 3 है, डोमेन 3 है, ये डोमेन 4 है। चारों का स्पेसिफिक अपना एक फंक्शन है। अब जैसे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं डोमेन 1 का। डोमेन 1 रीजन से दरअसल एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन आके बाइंड करता है जिसको बोलते हैं डीएनए बी प्रोटीन। ये हेलिकेज है। डोमेन 1 से डीएनए
बी प्रोटीन बाइंड करता है। डोमेन 1 से ही एक और प्रोटीन बाइंड करता है जिसको बोलते हैं DIA प्रोटीन। DIA का मतलब क्या हुआ? DNA इनिशिएटर एसोसिएटेड प्रोटीन, ये DIA प्रोटीन है। इसी डोमेन 1 के साथ एक और प्रोटीन आके बाइंड करता है, हीट अनस्टेबल इसको बोलते हैं, हीट अनस्टेबल। HU का मतलब हुआ हीट अनस्टेबल। ये HU प्रोटीन भी इसी रीजन से बाइंड करता है। मतलब इससे क्वेश्चन आएगा कि डोमेन 1 से कौन कौन सा प्रोटीन इंटरैक्ट करता है। ये रीजन बेसिकली ये जो हमारा डोमेन 1 है, डोमेन 1 से रेप्लिकेशन के लिए जो फर्दर प्रोटीन है वो इससे आके इंटरैक्ट करता है। डोमेन 1 से DNA B प्रोटीन इंटरैक्ट करता है जो कि हेलिकेज है। साथ ही साथ एक हेलिकेज को एसोसिएट होने वाला एक और प्रोटीन है DIA प्रोटीन, DNA इनिशिएटर एसोसिएटेड प्रोटीन। ये दरअसल इसी डोमेन से आके लगता है। एक और हीट HU प्रोटीन है, ये एक्चुअली DNA बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। DNA बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। DNA बेंडिंग, ये HU प्रोटीन से DNA बेंड करता है। अब देखिए ये डोमेन 2 बेसिकली फ्लेक्सिबल लिंकर है। ये क्या है? फ्लेक्सिबल लिंकर है। ये लिंकर क्या करता है कि डोमेन 1 और डोमेन 3 को फ्री रोटेट होने में मदद करता है। इट अलाउ फ्री रोटेशन ऑफ डोमेन 1 एंड 3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए डोमेन 3, ये भी इंपॉर्टेंट है। डोमेन 3 बेसिकली क्या है कि टू डोमेन 3 ATP और ADP बाइंड करता है। ATP and ADP binds to it। ठीक है, अब ATP और ADP बाइंड करता है, क्योंकि जैसा कि इससे पहले आपको बताएं कि DNA A और ATP अगर एसोसिएटेड है मतलब कि ये प्रोटीन एक्टिव है। अगर DNA A और ADP एसोसिएटेड है मतलब ये इनएक्टिव है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना चाहिए। अगर DNA A के साथ ATP एसोसिएटेड है मतलब ये एक्टिव है। अगर DNA A के साथ ATP एसोसिएटेड है मतलब ये इनएक्टिव है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे इस डोमेन 3 से ATP चाहे और ADP बाइंड करता है। ये कैसे बाइंड करता है कि डोमेन 3 हैज अ कंजर्व्ड वाकर A मोटिव। वाकर A मोटिव है इसके पास। ये डोमेन 3 के पास एक स्पेसिफिक मोटिव है, वाकर A मोटिव, जिसके अंदर कंजर्व्ड एमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। ये याद रखना चाहिए, GXGKST। देखिए ये सीक्वेंस है। ये इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वाकर A सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस के थ्रू ये दरअसल बाइंड करता है। यहाँ G का मतलब ग्लाइसिन है, ये सबको पता होगा। X का मतलब एनी एमाइनो एसिड, कोई भी एमाइनो एसिड हो सकता है। ये G का मतलब ग्लाइसिन है। K को लिखते हैं लाइसिन के लिए, आपको पता होगा। लाइसिन के लिए लिखते हैं, S का सेरेनिन है, थिरोनिन है। ये स्पेसिफिक वाकर A मोटिव इसके अंदर होता है जिसके थ्रू ATP और ADP बाइंड करता है। वो भी स्पेसिफिकली ATP और ADP का फॉस्फेट इंटरैक्ट करता है इस एमिनो एसिड सब के साथ। ठीक है, अब देखिए डोमेन 4 इंपॉर्टेंट डोमेन है। इसके पास HTH मोटिव होता है। HTH मोटिव का क्या मतलब हुआ? हेलिक्स टर्न हेलिक्स। और इसी मोटिव के थ्रू ये DNA A बॉक्स के साथ इंटरैक्ट करता है। DNA A बॉक्स इंटरैक्टिंग डोमेन है। ये इंटरैक्टिंग डोमेन मतलब क्या हुआ? ये चारों
जो डीएनए ए के पास जो 4 डोमेन है, सबसे पहला डीएनए बी, डोमेन 1 से डीएनए बी इंटरैक्ट करेगा, डोमेन 1 से ही डीआईए प्रोटीन इंटरैक्ट करेगा, डोमेन 1 से ही एचयू हीट अनस्टेबल प्रोटीन इंटरैक्ट करेगा, डोमेन 2 इज ए फ्लेक्सिबल लिंकर। इस लिंकर के चलते क्या होगा कि डोमेन नंबर 1 और डोमेन नंबर 3 फ्री है रोटेशन के लिए। डोमेन 3 क्या है, डोमेन 3 के पास, डोमेन 3 से एटीपी और एडीपी बाइंड कर सकता है। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि डीएनए ए अगर एटीपी के साथ एसोसिएटेड है मतलब वो एक्टिव है, अगर ये एडीपी के साथ एसोसिएटेड है मतलब इनएक्टिव है। इसके पास वाकर ए डोमेन, वाकर ए मोटिफ होता है और उस मोटिफ से ही एटीपी और एडीपी इंटरैक्ट करता है। उसके पास स्पेसिफिक अमीनो एसिड का सीक्वेंस है GXXX GKST, ये याद रखना चाहिए। इसके थ्रू ये इंटरैक्ट करता है। डोमेन नंबर 4 HTH मोटिव होता है इसके पास, हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव। इस मोटिव के थ्रू ही ये डीएनए ए बॉक्स के साथ इंटरैक्ट करता है, मतलब 9 के साथ इंटरैक्ट करता है। इतना सारा बात आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे डीएनए ए प्रोटीन 9 के साथ इंटरैक्ट करता है। जैसे अगर एक सिंपल एक्चुअली सिंपल डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारा 9 है और 13 के बीच में तो डिस्टेंस है, तो फिर ये यहाँ पे डीएनए ए प्रोटीन इंटरैक्ट करता है। जैसे सवाल उठता है कि ये दरअसल अगर हम बात करें कि ये स्पेसिफिकली ये ऐसा हम अगर बोल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक रीजन है, यहाँ पे स्पेसिफिक 4 रीजन है जिसको हम लोग 9 बोल रहे हैं, 9, ठीक है। यहाँ 3 रीजन है जिसको 13 बोल रहे हैं, ये 13 रीजन है। वो बात हम लोग कर चुके कि 13 क्यों बोलते हैं, 9 क्यों बोलते हैं। इसके पास कौन से न्यूक्लियोटाइड का कंजर्व सीक्वेंस है ये भी हम लोग देख चुके। अब देखिए इस रीजन से, इस 9 रीजन से स्पेसिफिकली हम बता चुके हैं कि स्ट्रांगली बाइंडिंग शो करता है R1 से, R2 रीजन से और R4 रीजन से, ठीक है। ये तीनों रीजन से डीएनए ए स्ट्रांगली बाइंड करता है, डीएनए ए बाइंड्स स्ट्रांगली। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि बाकी सारा रीजन जो हमारा है, टाउ 2 है, टाउ 1 है, हमारा I1 है, I2 है, बाकी जितना रीजन है इससे भी बाइंड कर सकता है डीएनए ए। लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग से अगर आपसे पूछेगा तो R1, R2 एंड R4। अब देखिए इस रीजन से जैसे बाइंड कर गया, यहां देखिए इस रीजन से ये बाइंड कर गया, ये क्या है हमारा, ये हमारा डीएनए ए प्रोटीन है, डीएनए ए। और डीएनए ए कभी भी एटीपी एसोसिएटेड है अगर एक्टिव है तो, ठीक है। ये डीएनए ए से बाइंड कर गया। ये जैसे बाइंड करता है ना, तो इस डीएनए ए से, जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देख रहे थे कि डीएनए ए का जो डोमेन नंबर 1 है उससे एक प्रोटीन इंटरैक्ट करता है, उसको बोलते हैं एचयू प्रोटीन। अब इस डीएनए ए के डोमेन नंबर 1 से एचयू प्रोटीन इंटरैक्ट किया और एचयू डीएनए बेंडिंग कॉज कराता है। ये क्या करता है, डीएनए बेंडिंग। और इसके बाद जो हमारा इस 9 रीजन के पास 2 और प्रोटीन है, IHF और FIS, इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर और फैक्टर फॉर इन्वर्सन स्टिमुलेशन। ये क्या करेगा, सुपर क्वाइलिंग कॉज करेगा। मतलब कि ये देखिए, मतलब कि ये ऐसे हो गया, ये सुपर क्वाइलिंग कॉज कर दिया, ये सुपर क्वाइलिंग। अब इससे क्या होगा, ये सुपर क्वाइलिंग से क्या हुआ, सुपर क्वाइलिंग एक्चुअली दरअसल 9 और 13 को क्लोजर लाने के लिए होता है, क्योंकि 9 यहाँ है, 13 यहाँ है, डिस्टेंस पे है। अब ये जब तक डीएनए ए इससे इंटरैक्ट नहीं करेगा, क्यों, तब तक ये रीजन मेल्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये एक बात हुआ कि डीएनए ए मेल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सुपर क्वाइलिंग भी प्रमोट करता है मेल्टिंग। इसको हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे देखिए ये रीजन हमारा क्या है, 9 रीजन है, ये 9 रीजन है,
ये 4 9 रीजन है जहां से ये डीएनए ए प्रोटीन इससे बाइंड किया है। ये क्या है? हमारा डीएनए ए एटीपी प्रोटीन है, ये बाइंड किया। ठीक है, अब ये जैसे बाइंड किया और यहाँ पे हमारा 13, यहाँ हमारा ये 13 रीजन है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए बैक्टीरिया के केस में सर्कुलर है, मतलब कि ये ऐसा है। अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर ठीक से करें तो ये ऐसा है, मतलब सर्कुलर है, ये सर्कुलर है। अब देखिए जैसे यहाँ ये सुपर क्वाइलिंग हुआ है, ये सुपर क्वाइलिंग, इस सुपर क्वाइलिंग से क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर टेंशन क्रिएट होगा और ये टेंशन रिलीज होने का कहीं जगह नहीं है। क्योंकि इंड लीनियर डीएनए होता है तो टेंशन रिलीज हो सकता है, लेकिन ड्यू टू सर्कुलर डीएनए ये टेंशन रिलीज का इसके पास स्पेसिफिक जगह नहीं है। अब इस टेंशन रिलीज के लिए जगह नहीं है तो ये क्या होता है कि स्पेसिफिक्स जहां भी बॉन्ड कमजोर होगा, वीक होगा, जैसे 13 में क्या है, 13 में GATC TN TTN TT रीजन है, देखिए 80 रिच रीजन है सारा का सारा। तो यहां से क्या होगा कि बबलिंग हो जाएगा, माने डीएनए हेलिक्स ऐसे खुल जाता है। यहां पे आप देखिएगा कि ऐसा डीएनए का आपको हेलिक्स खुलता हुआ ये नजर आपको दिखेगा, ऐसा ये हेलिक्स यहाँ इस 13 रीजन में, ये जो रीजन है 13 रीजन का, यहाँ हेलिक्स खुल गया। ठीक है, इसी को कोई बुक आपको ऐसे दिखाएगा, बात वही है। चूंकि मैटर ये है कि ये ऐसे आप जीन 10 पढ़िएगा तो उसके अंदर इस तरह का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया जाएगा कि ये 9 है, हम दो ही बना रहे हैं साइट, ये 9 रीजन है और यहाँ ये 13 रीजन है। बात वही है कि इसको ये 9 है और ये 13 है, मतलब इसको 9 को 13 से क्लोज लाना है। यही बात यहाँ ये भी है। ये क्लोज लाने का क्या मतलब है कि जब तक डीएनए ए, ये जो डीएनए ए प्रोटीन है इसके साथ एटीपी एसोसिएटेड है, ये जब तक इसके साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे ये मेल्टिंग नहीं होगा, ऐसा डीएनए के अंदर मेल्टिंग नहीं होगा। तो ये दरअसल ये बात है। अब देखिए वही बात थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि रेगुलेटर के बात अगर हम जैसे जैसे करते हैं तो वो जो प्रोटीन था आरजीपी या ICIA, ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन दरअसल ये इसी साइट पे आके बाइंड कर जाता है और ये जैसे बाइंड कर जाता है ये बबल नहीं क्रिएट होने देता। अभी जो बबल दिख रहा है आपको जो डीएनए ए के चलते हैं, साथ ही साथ इंट्रिंसिक अगर बात करें जो, तो ये इसका सुपर क्वाइलिंग भी इसको मदद किया है हेलिक्स खुलने में। लेकिन मेनली रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन अगर आपसे कोई पूछेगा तो डीएनए ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग इन 13 रीजन। अब देखिए ये आरजीपी प्रोटीन ICIA प्रोटीन बेसिकली इसी रीजन को ब्लॉक कर देता है ताकि खुल नहीं सकता। माने इस तरह से ये सब रेगुलेटर है जो हम लोग एक बार और डिटेल में रेप्लिकेशन इनिशिएशन जब रेगुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बात कर लेंगे। अब देखिए अब जैसे हेलिक्स खुल गया, यहाँ हेलिक्स जैसे खुलता है तो ये आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डीएनए बी प्रोटीन जो हेलिकेज है ये एक स्टैंड पे हेक्सामेरिक प्रोटीन है, ये 6 आपको ये हेक्सामेरिक प्रोटीन लोड होता है, लोड, और इसको लोड के लिए, लोडिंग के लिए ये खुद व खुद डीएनए बी लोड नहीं होता। इस लोडिंग के लिए एक और हेलिकेज लोडर चाहिए जिसको बोलते हैं डीएनए सी। ठीक है, ये एक्चुअली हेलिकेज लोडर है, ये लोडर है। कौन सा लोडर है? हेलिकेज लोडर है। जैसे डीएनए बी लोड हो गया तो इसके साथ एक और प्रोटीन आके इंटरैक्ट करता है जिसको बोलते हैं डीएनए जी। ये एक्चुअली प्राइमेज है, ये प्राइमेज है। और जब डीएनए बी और डीएनए जी एसोसिएट होगा, ये डीएनए बी के एन टर्मिनस के साथ डीएनए जी एसोसिएट होता है। ये जैसे एसोसिएट हो गया तो इसको बोलते हैं प्राइमोजोम, प्राइमोजोम बोलते हैं हम लोग।
ये प्राइमोजोम। तो ये बेसिक बात है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बैक्टीरिया की बात अगर कर रहे हैं तो सर्कुलर डीएनए के अंदर ओरिजिन सिंगल होगा, 246 बेस पेयर का होगा। उसमें 2 इंपॉर्टेंट साइट है जो 13 मर और 9 मर। 9 मर से डीएनए इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड करता है, 13 मर रीजन से हेलिक्स खुलता है और हेलिक्स खुलने के बाद बाकी सारा प्राइमोजोम प्रोटीन जितना सारा है, जैसे डीएनए जी है, डीएनए बी है, डीएनए सी है, ये इन्वॉल्व होता है और फिर हेलिक्स तब आके डीएनए पॉलीमरेज ये सब लगेगा और पॉलीमराइजेशन का काम शुरू होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर किसी तरह का आपको डाउट हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू।